नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दूसरे चरण का प्रचार जो है वो खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो कल होनी है और 142 सीटों पर वोटिंग जो है कल होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी और 142 सीटों पर जो वोटिंग है पश्चिम बंगाल में कल होनी है। दूसरे चरण की ये वोटिंग है जिसमें सोमवार शाम को ये प्रचार जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। बुधवार को होने वाले मतदान चुनाव की दिशा और दशा का रास्ता जो है वो तय करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं और अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो कल होने वाला है। दूसरे चरण में अधिकतर सीटें जो हैं ऐसी हैं जहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है और पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए, जिसके बाद से बीजेपी ने दावा किया है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाले हैं। अमित शाह ने 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और ऐसे में दूसरे चरण का मतदान जो है वो बेहद ही खास है। अगर दूसरे चरण की टीएमसी में अच्छा प्रदर्शन किया तो 100 से ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी विपक्ष में रह सकती है। वहीं बीजेपी को सत्ता में आने के लिए दूसरे चरण में भी लगभग 50 सीटें जीतनी होगी और इसके साथ ही जरूरी होगा कि अमित शाह का दावा पूरी तरह से सही साबित हो। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज है। पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और दूसरे चरण पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। 142 सीटों पर मतदान जो है वो कल शाम को होंगे, जिसको देखते हुए चुनाव प्रचार जो है कल शाम को थम चुके हैं और ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है कल के अंतिम चरण पर टिकी हुई है और ये सीटें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी का अभेद किला है, जिसने पिछले एक दशक से बंगाल की सत्ता की दिशा तय की है। और सबसे ज़्यादा रोमांच वाला जो चुनाव है वो कल है, जिसको देखते हुए कल का चुनाव जो है वो बेहद ही निर्णायक होगा, जहां पर वोटर ही नहीं एक ऐसा चुनाव कवर करेंगे जहां पर लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव की दिशा तय होगी। 142 सीटों पर चुनाव है, कल दूसरे चरण की वोटिंग है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान है ये सीटें केवल चुनाव का हिस्सा ही नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का अभेद किला माना जाता है, जिसमें पिछले एक दशक के बंगाल की सत्ता की दिशा तय की है। और अंतिम चरण की ये 142 सीटें मुख्य रूप से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और पश्चिम 24 परगना, साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और बीजेपी से प्रवक्ता शम्सी आजाद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि कल का जो चुनाव है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। शम्सी जी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ पहले पद जो इसमें हुआ मतदान, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदाताओं ने अपनी जागरूकता दिखाई उससे बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जो है होना तय हो चुका है। किसी भी तरीके से लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी के कुशासन से, ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं उनसे जो है प्रदेश को मुक्त कराया जाए और इसीलिए लोगों ने भरपूर मेहनत की और इस तरीके से एक एक वोट लोगों ने दिया है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो रहने वाले चौथे क्लास के, चतुर्थ श्रेणी के भी जो कर्मचारी थे यहाँ लेबर काम कर रहे थे, वो भी जो है पश्चिम बंगाल जाकर चुनाव देकर आए। उन्होंने कहा था कि इस बार जो है ममता दीदी की गुंडे जो है, जो उनके गुंडे टीएमसी के वहां पर है, जो उनका टेरर है, उसको जो है पूरे तरीके से खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास वाली पार्टी है, जो विकास का नारा देती है, देश की एकता अखंडता की बात करती है, उसको जो है एक बार पश्चिम बंगाल में लाना है। और इस बार मेहनत वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी ज्यादा की है कि लग ही रहा है कि इस बार जो है बहुमत से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो वोट होता था इसके पहले तो कम से कम 10 से 12 हमने देखा पिछले चुनाव में भी हत्याएं हुई और प्रत्याशियों का अपहरण तक कर लिया गया, बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, बूथ में आग लगा दी गई। लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों पर ली थी और उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए गृह विभाग से लेकर जो वहाँ का शासन प्रशासन पूरी तरीके से सीआरपीएफ, वहाँ पर सीआईएसएफ और जो भी केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ लगाए गए थे, उन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी और
तत्परता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ ज्ञानेंद्र कुमार जो वहाँ पर ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से पश्चिम बंगाल का चुनाव कराया है। सेकंड जो बचा हुआ है लास्ट वाला, वो भी कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा और निश्चित तौर पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बिल्कुल। ऐसे में शमसी जी, कल जो चुनाव है 142 सीटों पर, वो बेहद ही खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो टीएमसी का अभेद किला है, तो बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? नहीं, बीजेपी तो हर सीट पर जो है बराबर मेहनत कर रही है और ये कहने वाली अब बात नहीं रहेगी कि अभेद किला, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि हमने जब राहुल गांधी को अमेठी से हराया, हमने आजम खान को रामपुर से हराया, तो इस तरीके से अब जो है कहीं किसी की कोई सीट जो है निश्चित नहीं रह गई जो मेहनत करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देती है जो वही जमीन से जुटे हुए लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, और जब वो प्रत्याशी बनकर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं कहती है कि भाई अरे तो हमारे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, इनकी स्वच्छ छवि है, इनको जो है कहीं ना कहीं से मौका देना चाहिए ताकि हम लोगों के बाद जो है आम जनमानस के बाद जो है वो जो है संसद तक पहुंचे और उसके बाद क्षेत्र का विकास हो। तो यही सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी वहाँ बनाए हैं लोकल है और साफ स्वच्छ छवि के हैं। कोई पैसा देकर टिकट बांटने का वहाँ काम नहीं किया कि वहाँ कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है और उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया जो लगातार क्षेत्र में काम करते रहते हैं। ठीक है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब मैं 4 मई का आऊंगा शपथ ग्रहण के लिए, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ही आएगी। नहीं, बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ जहाँ वो रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हार को जीत में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो इससे भी ये लग रहा है जो माहौल वहाँ लगा, जो वहाँ पर भीड़ देखने को मिली, तो उससे ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। बिल्कुल। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो उन्होंने कल कहा था कि पश्चिम बंगाल के दिल में जो है वो काली माता विराजमान करती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है दशहरे का त्योहार जो मुख्य रूप से पहले पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है, तो उसके बाद जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरे भारत में आज जो है कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने कहा है कि जीत होगी और हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शमसी जी आपका। धन्यवाद। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण पर है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक मुकाबला जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। अंतिम चरण की ये 142 सीटें मुख्य रूप से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया और साथ ही वर्धमान जैसे जिलों में फैली हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आक्रामक प्रचार के बावजूद भी टीएमसी ने यहां पर अपनी पूरी तरह से साख जो है वो बरकरार रखी। और दूसरे चरण का सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो है दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उनके पूर्व सिपाही सलाहदार जो है बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी हैं और ये मुकाबला केवल एक सीट का नहीं बल्कि साख की लड़ाई बताई जा रही है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो बेहद ही खास है, क्योंकि कोलकाता की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उनके पूर्व टीएमसी के जो नेता रह चुके हैं, फिलहाल वो अभी बीजेपी में है, और ऐसे में वो कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला बेहद ही खास है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ममता बनर्जी की नई रणनीति की बात करें तो इस बार ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। वो न केवल पदयात्रा कर रही हैं बल्कि पहली बार जमीनी स्तर पर घर घर जाकर संपर्क किया है। और पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और अब सबकी नज़रें जो हैं कल दूसरे चरण पर टिकी हुई है और 4 मई को रिजल्ट आएंगे, जिसको देख चार मई को रिजल्ट आएंगे पश्चिम बंगाल के। और ऐसे में इस बार का जो मुकाबला है बेहद ही खास माना जा रहा है, जहां पर बीजेपी पूरी दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में कई दिग्गजों ने चुनावी रैलियां की, जनसभाएं की, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इस बार अपनी रणनीति में थोड़े बदलाव किए और पदयात्रा की।
बर्मन जी जुड़ चुके हैं, टीएमसी से नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कल चुनाव है और किस तरीके से वो देख रहे हैं और कितनी तैयारी है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं बर्मन जी? पहला चुनाव बंगाल में इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल ये पहला बार है जहाँ पे चुनाव में एक भी हिंसक तक कोई भी घटना नहीं घटा है। बिल्कुल, कोई भी एनआरकी है, कोई भी मर्डर नहीं है, कोई भी थ्रेट नहीं है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल बाकी लोग खिला के ये फेस्टिवल को एंजॉय किया है। बिल्कुल। दूसरे चरण में भी आप एकदम निश्चित रहे, बंगाल का मीठा बहुत प्रसिद्ध है। मीठा खिला के एकदम मीठा मीठा बात बोल के मीठा मीठा गाना गा के बंगाल वोट करेगा बंगालियों लोग के लिए। बिल्कुल। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि 4 मई को मैं आऊंगा शपथ ग्रहण के लिए, तो क्या लग रहा है कि बड़ी चुनौती है दूसरे राउंड की वोटिंग में? जरूर आएंगे। 4 मई को ममता दी जब चौथी बार शपथ लेंगी, देखिए 4 मई को क्यों रिजल्ट है, 4 मई चौथी बार ममता दी सीएम बनने वाली, वो आएंगे, वो देश के प्रधानमंत्री है। हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, उनको पॉलिटिकली डिफीट करके, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को डिफीट करके हम लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे ममता दी के शपथ के लिए। कोई बात नहीं है, बिल्कुल बुलाएंगे। आज 4 मई को शपथ के लिए आप बुलाएंगे, उधर बीजेपी का कहना है कि 4 मई दीदी गई। ये वो लोग 2021 में भी बोला था कि इस बार 200 पार हो गया, 30 पार। इस बार भी बोल रहा है। पहले चरण में ही हम लोग 115 से 120 सीट में लीड कर रहे हैं। नंदीग्राम हम लोग जीत चुके हैं। भवानीपुर से हारने वाला है बीजेपी, वो लोग का जो सीएम कैंडिडेट है शुभेंदु अधिकारी है। नहीं हम बता रहा हूँ, वो तो सोच रहे वो होगा मगर कोई नहीं होगा, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि 30 से नीचे सीट आने वाला है बीजेपी का। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सिक्किम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम का सिक्किम दौरा जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। बड़ी जानकारी कि सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी की सिक्किम दौरा जो है आज है और आज वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। 4000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं और ऐसे में आज वो राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद से वो राजधानी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है। पीएम मोदी सोमवार को सिक्किम पहुंचे थे और इसके बाद से उन्होंने हेलीपैड से गवर्नर हाउस तक उन्होंने रोड शो किया और 16 मई 2025 को सिक्किम को राज्य बने 50 साल पूरे हो गए थे और तब पीएम मोदी वर्चुअली 50वें स्थापना दिवस समारोह से जुड़े थे और आज 1 साल से चल रहे समारोह का समापन होगा। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, पर्यावरण और कृषि से जुड़ी लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही इनमें नामची में 100 बेड का अस्पताल और 30 बेड का अस्पताल, साथ ही तीस्ता नदी में 2 डबल लेन स्टील पुल का और साथ ही गंगटोल में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट शामिल है। ऐसे में पीएम मोदी जो हैं वो सिक्किम पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरे के दौरान वो 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और वाराणसी को देंगे 6350 करोड़ रुपए की सौगात। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर में एक और स्वर्णिम अध्याय अब जुड़ने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और वाराणसी को देंगे 6350 करोड़ रुपए की सौगात। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर रहेंगे और ये दौरा बेहद ही खास है। ये दौरा केवल राजनीति ही नहीं बल्कि विकास के लिहाज से भी ऐतिहासिक होने वाला है और इस 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी जो है उत्तर प्रदेश के करीब 6
6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र है वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, जो पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाली नई लाइफलाइन साबित होगी। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत जो है 28 अप्रैल को धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी से होगी। शाम करीब 5 बजे वाराणसी से एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन के जरिए पीएम मोदी न केवल आधी आबादी को संबोधित करेंगे बल्कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण का संदेश भी देंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। काशी के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 1,000 से ज्यादा रुपयों की लागत वाली 48 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित की जाएगी और इनमें वाराणसी आजमगढ़ सड़क का चौड़ीकरण और साथ ही कादिरपुर के महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज शामिल है, जो शहर के ट्रैफिक जाम से जनता को मुक्त दिलाएगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं अध्यक्ष जो है भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं और वो भारत सरकार के निर्माण पर ये नियंत्रण पर आई है। ऐसे में दिल्ली में एनएलएन अधिकारी के साथ कई द्विपक्षीय बैठक करेगी। फरवरी में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट शामिल होने के लिए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा के बाद से ये भारत में यूएन की दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा है। इसके साथ ही भारत को भी पूरी तरह से यहाँ पर परिचित किया गया है। जर्मनी की विदेश मंत्री के तौर पर अपनी एक यात्रा के दौरान उन्होंने देश के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए नई दिल्ली मेट्रो में भी सफर किया था, लेकिन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट के तौर पर ये उनकी पहली यात्रा है। 2022 में मंत्री के तौर पर अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि इससे कोई भी शक नहीं है कि भारत 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी और उससे बाहर भी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के मैच में दिल्ली कैपिटल को 9 विकेट से हरा दिया। इस दौरान रन चेंज करते हुए बेंगलुरु ने सिर्फ 6.3 ओवर में जीत हासिल की, यानी कि टीम ने 13.3 ओवर पहले ही जीत अपने नाम कर लिया। मैच में पहले बैटिंग के लिए उतरी दिल्ली 16.3 ओवर में सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट हो गई और चेंज करते हुए आरसीबी के लिए देवदत्त ने 13 गेंदों में से 3 चौके और 3 छक्के लगाकर 34 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। वहीं मुकाबले में विराट कोहली ने 9,000 आईपीएल रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। पहले बैटिंग के लिए उतरी दिल्ली के बेंगलुरु के गेंदबाजों ने 100 रन का स्कोर भी नहीं छूने दिया और बेंगलुरु के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट अपने नाम किए और साथ ही हेजवुड ने 3.3 ओवर में 12 रन दिए। वहीं भुवी ने 3 ओवर से सिर्फ 5 रन दिए। वहीं देश में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। गर्मी के असर को कम करने और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तैयारियां मजबूत करने को कहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ इससे पहले 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 को सबसे ज्यादा तापमान जो है 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है और ये अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रहा है। 18 अप्रैल 2025 को 46.3 डिग्री सेल्सियस था। मध्य प्रदेश के खुजराहो में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो कि पिछले 10 साल के दौरान सबसे ज्यादा है और इससे पहले एक दशक में यहां पर इतना तापमान दर्ज नहीं हुआ। जैसलमेर और साथ ही खुजराहो के अलावा देश के कुल 6 शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस या उससे पार रहा है और इसमें बाड़मेर 46 डिग्री सेल्सियस, वर्धा की बात करें 40.5 डिग्री सेल्सियस और साथ ही दिल्ली में बसों में ठंडा पानी रखा जाएगा और जबकि बस स्टॉप पर मुफ्त में ठंडा पानी और ओआरएस मिलेंगे। देश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पाकिस्तान के लगातार चक्कर काट रहे हैं आरघाची। फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री आरघाची और 48 घंटे में ये तीसरा दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें,
कि पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं आरघाची, और ऐसे में ये तीसरा दौरा उनका माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हैं आरघाची और 48 घंटे में ये तीसरा दौरा है उनका। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरघाची एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो पिछले 48 घंटे में उनकी तीसरी यात्रा बताई जा रही है। और इस दौरान एक समय हो गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हैं। पाकिस्तान आने से पहले वो रूस और ओमान जैसे देश में भी बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। आरघाची का बार बार पाकिस्तान आना ये दिखाता है कि इस समय पाकिस्तान शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों के आदान प्रदान और बातचीत करवाने में मदद कर रहा है। इससे पहले आरघाची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की, जहां पर द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा हुई। टेलीग्राम पर शेयर किए गए एक बयान में आरघाची ने कहा कि हमारी पुतिन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई है। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ अमेरिका और इजरायल के साथ जारी तनाव के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई है और सहयोग बढ़ने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से नाखुश है, क्योंकि इसमें ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी ठोस बात नहीं की गई है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक इसके प्रस्ताव को फोकस पहले युद्ध को रोकना और फारस की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर था। ईरान का तर्क है कि परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा और अलग विषय है जिसे शांति बहाली के बाद से देखा जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे ईरान की देरी करने वाली रणनीति मान रहा है। प्रस्ताव मिलने के बाद से ट्रंप ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ विस्तार से चर्चा की। फिलहाल स्थिति डेडलॉक को वाली बनी हुई है। इस तनाव का सीधा असर जो है वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है, जिससे खाड़ी क्षेत्रों से तेल और गैस की सप्लाई कम हो गई है। वहीं मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उनसे लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के करीब 20 ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, और ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब पिछले कुछ दिनों से सीमा पर लगातार झड़पें और रॉकेट हमलों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। IDF के अनुसार इस हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह और सैन्य ठिकानों, हथियारों डिपो और साथ ही कमांडर सेंटर है। सेना का कहना है कि ये ठिकाने इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में हमले की साजिश रचना था, जिन्हें समय रहते नष्ट करना जरूरी था। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह की ओर से कई बार रॉकेट और मिसाइल दागे गए हैं, जिससे नागरिक इलाकों में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के जवाब में ये सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई की गई है। हमलों के बाद से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और धुएं के गुबार उठते देखे गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक हताहतों की आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है। वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास बेक्सी त्रिमूर स्टेशन पर 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई यात्री बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ट्रेनों के डब्बे में फंसे हुए हैं। मौके पर मौजूदा बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही सरकारी रेलवे कंपनी से इस हादसे के लिए ग्राहकों से माफी मांगी गई है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि हादसा तब हुआ जो आर्गो ब्रोनो एग्रोन नामक लंबी दूरी की ट्रेन ने स्टेशन पर खड़ी एक कंप्यूटर ट्रेन की आखिरी डिब्बे के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई यात्री मलबे में फंस गए। राज्य द्वारा संचालित रेलवे कंपनी ने 48 घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने की पुष्टि की है। ऐसे में 4 यात्रियों की जो है वो मौत हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।